चले चले कहानी, चले कहानी। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हैं चली कहानी सीजन 2। इस सीजन में मैं आपको विश्व के महान साहित्यकारों की लिखी कुछ बहुत ही बेहतरीन कहानियां सुना रहा हूं। आज जो कहानी सुना रहा हूं वो मैंने बचपन में पढ़ी थी और तब ही इस कहानी ने मेरे अंदर एक सिहरन पैदा कर दी थी। सिहरन शायद सही शब्द हो या ना हो, पर एक ऐसा एहसास जो आपको अंदर से एक हल्का सा कंपन महसूस करवाता है। इस कहानी के आखिर में वैसा ही कुछ आप महसूस करने वाले हैं। शुरू करते हैं ओ हेनरी की लिखी हुई एक बहुत ही कमाल की कहानी। कहानी का नाम है अंतिम पत्ता। एक छोटी सी बस्ती वॉशिंगटन के पश्चिम में स्थित है। इसकी आड़ी तिरछी गलियों के मकड़जाल में अन्य कई बस्तियां समाई हुई हैं। ये बस्तियां बेतरतीब फैली हैं। कुछ जगहों पर तो सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती है। इस सड़क के बारे में कलाकार के दिल में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कागज, रंग और कैनवस का कोई कारोबारी अगर धन की वसूली करने वहां पहुंचे तो रास्ते में उसका सामना स्वयं से कई बार हो जाएगा और 1 पैसा भी वसूल किए बिना उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। समझे? इस खंडित और अनोखी ग्रीनविच विलेज नाम की बस्ती में संसार भर के कलाकार आकर इकट्ठा होने लगे। वो सभी उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की मेहराबें और छत पर बने कमरे सस्ते किरायों पर खोज रहे थे। छठी सड़क से चंद कांसे के लोटे और टिन की तश्तरियां खरीद लाए और बस अपना कुनबा बसा लिया। एक भवन के तीसरे माले पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जॉना का बिगड़ा स्वरूप था। एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की भेंट 8वीं सड़क के एक बेहद सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी सिमिलैरिटीज या इतनी साम्यता थी कि सामूहिक स्टूडियो की नींव पड़ गई। यह वाकया मई के महीने का था। नवंबर की सर्दी में एक गुमनाम अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, बस्ती में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को सताना शुरू कर दिया था। पूर्वी इलाके में तो इस सर्वनाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर कोहराम मचा दिया, लेकिन पश्चिम की सकरी गलियों वाले जाल में इसकी चाल कुछ मंद पड़ गई थी। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के प्रति भी कोई रियायत नहीं बरतते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका रक्त फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी कृशकाय लड़की की इस भीमकाय फुफकारते दैत्य से कोई स्पर्धा तो नहीं थी, लेकिन उसने जॉन्सी पर आक्रमण कर दिया। वो बेचारी खामोश अपनी लोहे की खाट पर लेटी रहती और शीशे की खिड़की के सामने के ईंटों के मकान की सपाट दीवार को देखा करती। एक दिन उसका उपचार करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मामीटर झटकते हुए सू को बाहरी बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की उम्मीद 100 पैसे में से 16 पैसे है, और वो भी तब अगर उसकी जीने की इच्छा बनी रहे। जब लोगों के दिल में जीने की आरजू ही नहीं रहती और वे मौत का सामना करने को तत्पर हो जाते हैं तो उनका उपचार कोई भी नहीं कर सकता। इस लड़की के दिमाग में यह बात बैठ गई कि वो अब स्वस्थ नहीं होगी। क्या उसके दिल पर कोई बोझ है? डॉक्टर ने पूछा। सू बोली, और तो कुछ नहीं, लेकिन किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल इच्छा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा प्रलोभन शेष है जिससे जीने की इच्छा जागृत हो, जैसे कोई नौजवान। बिच्छू के डंक से चुभती हुई आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा, तमाम बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के मुताबिक जो भी मुझसे संभव है उसे किए बिना मैं नहीं रहूंगा, लेकिन जब कोई रोगी अपनी अर्थी के संग चलने वालों की गिनती करने लग जाता है तब दवाइयों की ताकत आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई प्रलोभन, कोई लालच पैदा कर सको जिससे वो आने वाली सर्दियों में प्रचलित होने वाले वस्त्रों के फैशन के बारे में बात करने लगे, तो उसके जीने की उम्मीद कम से कम 2 गुना बढ़ जाएगी।
कम से कम उसके दिमाग में जिंदा रहने की उम्मीद होगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में गई और आंसू बहाकर अनेकों रुमाल निचोड़ने लायक कर दिए थे उसने। कुछ देर बाद चित्रकारी का तामझाम लेकर वो सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चादर ओढ़े बिना हरकत किए खामोशी से खिड़की की तरफ देख रही थी। उसे नींद में जानकर सू ने सीटी बजानी बंद कर दी थी। तख्ते पर कागज लगाकर वो किसी पत्रिका की कथा के लिए कलम स्याही से एक चित्र बनाने लगे थे। नए उभरते कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही होती हैं, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नए लेखकों को पत्रिकाओं के लिए कहानियां लिखनी पड़ती हैं। जैसे ही सू एक अश्वरोही सरीखा बिरजिस धारण किए, एक आंख पर चश्मा लगाए गडरिये की तस्वीर को, उसकी रेखाओं को बनाने लगी कि उसे एक मध्यम सी आवाज बार बार सुनाई दी। वो जल्दी से जॉन्सी के बिस्तर के करीब गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी। वो खिड़की से बाहर झांक रही थी और कुछ गिन रही थी, लेकिन वो उल्टी गिनती गिन रही थी। वो बोली 12, कुछ देर बाद बोली 11, फिर 10 और 9, और एक खुला वीरान चौक या 20 फुट दूर ईंटों के मकान की सपाट दीवार। पुरानी ऐठी हुई जड़ें निकली सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर के मौसम की ठंडी हवा ने उसके जिस्म की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी सूखी शाखाएं उन टूटी फूटी ईंटों से चिपट रही थी। यह उस मुरझाते हुए पेड़ का दृश्य है जो खिड़की के सामने जॉन्सी को दिखाई दे रहा था। बेहद धीमे स्वर में जॉन्सी ने कहा 6। अब वो शीघ्रता से गिर रही हैं। 3 दिन पहले वहां लगभग 100 थी। उन्हें गिनते गिनते सर दर्द करने लगता था। वो एक और गिरी। अब रही महज 5। 5 क्या जॉन्सी, 5 क्या, मुझे बताओ। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस समय अंतिम पत्ती गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका आभास है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं? बेहद रूखे सुर में सू ने शिकवा किया। ओह, इतनी मूर्खता तो कहीं नहीं देखी। तेरे स्वस्थ होने का इन पत्तियों से क्या रिश्ता? तू उस लता से प्रेम करती थी, क्यों? इसलिए बेवकूफ, अपनी मूर्खता बंद कर। अभी सुबह ही डॉक्टर ने तो बताया था तेरे जल्दी से ठीक होने की उम्मीद है। ठीक, किन शब्दों में कहा था? हाँ, कहा था उम्मीद 100 पैसे में से 80 पैसे बराबर है। और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नए घर के निकट से गुजरते हैं, तब भी जीने की उम्मीद इससे ज्यादा नहीं रहती। अब थोड़ा सूप पी लो और अपनी सू को चित्र बनाने दो। हाँ, ताकि उस संपादक के हाथों बेचकर वो तेरे लिए कुछ दवा दारू और अपने पेट के लिए कुछ खाना ला सके। बेवकूफी बंद करो। अपने नेत्रों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम्हें अब मेरे लिए कुछ लाने की जरूरत नहीं है। वो एक और गई। और नहीं, मुझे सूप की जरूरत भी नहीं है। अब महज 4 रह गई हैं। अंधकार होने से पूर्व उस अंतिम पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्रिय जॉन्सी, तुझे प्रण करना होगा कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम कर रही हूं खिड़की से बाहर नहीं झांकेगी। कल तक ये चित्र पहुंचा देना है। मुझे प्रकाश की आवश्यकता है, अन्यथा अभी खिड़की बंद कर देती मैं। जॉन्सी ने रूखे हुए स्वर में पूछा, क्या तुम कहीं और बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा कि मुझे तेरे नजदीक रहना चाहिए। मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने नहीं देना चाहती। किसी गिरी हुई प्रतिमा की भांति अचल और श्वेत अपनी आंखें बंद करती हुई जॉन्सी बोली, काम खत्म होते ही मुझे बता देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। इंतजार करते करते मैं हैरान हो गई हूँ, सोचते सोचते थक गई हूँ। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूँ और उन बेचारी अलग हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे और नीचे चली जाना चाहती हूँ। सू बोली, नींद लेने की कोशिश कर। मैं खाने के श्रमिक का मॉडल बनाने के लिए बहरमैन को बुला लाती हूँ। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं नहीं आऊं तो हिलना मत। बूढ़े बहरमैन उनके नीचे के कमरे में रहते थे। वो भी एक चित्रकार थे। उसकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह
किसी बदशक्ल बंदर के सर से किसी भूत के जिस्म तक फहराती लगती थी। बहरमैन एक नाकाम कलाकार था। 40 बरसों से कला साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण भी स्पर्श नहीं कर सका था। वो प्रत्येक तस्वीर को बनाते वक्त यही सोचता था कि ये उसकी बेमिसाल कृति होगी, लेकिन कभी भी वैसी बना नहीं पाया। पिछले कई बरसों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के अलावा ये पेशा त्याग ही रखा था। उन नौजवान कलाकारों के लिए मॉडल बनकर, जो किसी पेशेवर मॉडल की कीमत नहीं चुका सकते थे, वो आजकल अपना गुजारा करता था। वो आवश्यकता से अधिक शराब पी लेता और अपनी उत्कृष्ट कृति के बारे में अनगरल बोला करता, जिसके सपने वो अक्सर संजोया करता था। वो बेहद खतरनाक वृद्ध था, जो नर्म व्यक्तियों का मखौल उड़ाता और अपने को इन दोनों युवा कलाकारों का पहरेदार समझा करता था। सू ने बहरमैन को अपने अंधकारपूर्ण अड्डे में मौजूद पाया। उसमें से बेर की पुरानी गुठलियों की जैसी कोई महक आ रही थी। एक कोने में वो कोरा कैनवस खड़ा था, जो उसकी उत्कृष्ट रचना की प्रथम रेखा का चुंबन पाने का 25 वर्षों से इंतजार कर रहा था। उसने वृद्ध को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तों के संग अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का नाता जोड़कर उनके सामने बह जाने की डरावनी कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी गिरफ्त संसार पर ढीली पड़ जाएगी। बहरमैन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर क्रोध से आंखें निकालकर अपनी बेरुखी व्यक्त की। क्या कहा? क्या अभी तक संसार में ऐसे लोग हैं जो महज इस कारण कि एक उखड़ी हुई लता से पत्ते झड़ रहे हैं, अपनी मौत की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके जहन में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? ओह, वो बेचारी जॉन्सी। सू बोली, वो बीमारी से बेहद कमजोर है और बुखार की वजह से उसके दिमाग में ऐसी विचित्र कल्पनाएं आ रही हैं। अच्छा, तो तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो ना बन। आखिर हो तो तुम पल्ले दर्जे के पागल। बहरमैन चीखा, तू तो निरी लड़की ही रही। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं तेरे संग चलता हूं। आधे घंटे से यही तो चीख रहा हूं। अरे भाई, चलता हूं, लेकिन एक बात बोलूं, ये जगह जॉन्सी जैसी भली लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी सर्वोत्तम कलाकृति बना लूंगा ना, तब हम भी यहां से चले जाएंगे, समझी? है ना? जब वो ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़की के पर्दे डाल दिए और बहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने डरी हुई नजरों से खिड़की के बाहर उस लता की तरफ देखा। फिर उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना एक दूसरे की तरफ देखा। अपने साथ बर्फ लिए ठंडी वर्षा लगातार बरस रही थी। एक केतली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बहरम को बिठा दिया गया, ताकि चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन सके। नींद के बाद जब अगले दिन सू की आंख खोली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के हरे पर्दे की तरफ आंख फाड़ फाड़ कर घूर रही। बुदबुदाहट के लहजे में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दें, मैं देखना चाहती हूं। मजबूर होकर सू को आदेश मानना पड़ा। लेकिन यह क्या? रात भर बारिश, आंधी तूफान, बर्फों के गिरने, इतना कुछ होने के बावजूद ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती मौजूद थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के पास से थकान और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली सी। वो पत्ती जमीन से कोई 20 फीट ऊंची अभी तक अपनी डाली से चिपकी हुई थी। जॉन्सी बोली, ये अंतिम है, ये आखिरी है। मैंने सोचा था कि वो रात में तो जरूर गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर, कोई बात नहीं, ये आज तो जरूर गिरेगी और उस वक्त मैं भी जरूर मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू ने झिड़का, क्या कहती है ये पगली? अपना नहीं, कम से कम मेरा तो सोच, मैं क्या करूंगी? लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस संसार की सबसे ज्यादा अकेली चीज है आत्मा। जब वो अपनी रहस्यमय यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है, जैसे जैसे संसार और मित्रता से बंधन बांधने वाले उसके वो बंधन कमजोर पड़ते हैं, वैसे वैसे ही उसकी कल्पना ने उसे ज्यादा जोर से पकड़ना शुरू कर दिया था। दिन गुजर गया और शाम की क्षीण रोशनी में भी दीवार से लगी हुई वो बेल, वो लता, उससे लटका हुआ वो पत्ता उन्हें नजर आ रहा था। किंतु तभी रात गहराने लगी और साथ में उत्तरी हवाएं फिर बहने लगी।
बारिश की बौछारें खिड़की से टकराकर छज्जे पर बहने लगी। प्रकाश होते ही निर्दयी सी जॉन्सी ने हुक्म दिया कि पर्दे हटा दिए जाएं। उस बेल में पत्ती अब भी मौजूद थी। जॉन्सी बहुत समय तक उसको देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौक में स्टोव पर चिकन का सूप बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू, मैं बेहद बुरी लड़की हूं। प्रकृति की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं पर रोक रखा है और वो मुझे जता रही है कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस प्रकार मरना तो पाप है। ला मुझे सूप दे और कुछ दूध उसमें जहर मिलाकर दे दे। नहीं, उससे पहले मुझे जरा आईना दे, मुझे सिहारने से कुछ तकिया भी ला दे, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते देख सकूं। लगभग 1 घंटे बाद वो बोली, सू, मुझे लगता है कि मैं कभी ना कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र अवश्य बनाऊंगी। शाम को वो डॉक्टर फिर से आए और तब सू कुछ बहाना बनाकर उनके साथ बाहर गई। सू के दुर्बल कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर ने कहा, अब संभावना 50% मानी जा सकती है। यदि सेवा ठीक से हुई तो तुम जीत जाओगी। अब मैं नीचे की मंजिल पर एक और रोगी को देखने जा रहा हूं। क्या नाम है उसका? बहरमन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है, बड़ा ही दुर्बल है, बचने की उम्मीद नहीं है। आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां ज्यादा आराम मिलेगा। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, तुम जीत गई। अब तो सिर्फ थोड़ी बहुत देखरेख की जरूरत है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के करीब आकर बैठी। वो नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद बुन रही थी। उसने तकिए के उस तरफ से अपनी बांह सू के गले में डाल दी। सू कह उठी, तुझे एक बात बतानी है। आज सुबह अस्पताल में बहरमैन की निमोनिया से मौत हो गई। वो सिर्फ 2 दिनों से बीमार था। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे उसके कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहां तक के जूते भी भीगे हुए और बर्फ की तरह ठंडे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वो कहां गया था, लेकिन उसके कमरे में एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया पड़ा था। तनिक खिड़की से बाहर तो झांक, दीवार के पास की उस आखिरी पत्ती को देख। क्या तुझे कभी हैरानी नहीं हुई कि इतने आंधी और तूफान में भी वो पत्ती हिलती डुलती क्यों नहीं? प्रिय सखी, यही बहरमैन की वो उत्कृष्ट कलाकृति थी जिसके बारे में वो कहता था। जिस रात वो अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने इसे बनाया था। ये थी महान साहित्यकार, विश्वविख्यात ओ हेनरी की लिखी सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक, आखिरी पत्ता। ये वो उम्मीद होती है जो हमें कोई भी दे सकता है, कहीं से भी, और इस उम्मीद के दम पर हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे घातक शत्रु मृत्यु को भी हरा सकते हैं। बस उम्मीद देते रहिए, साथ रहिए। लौटूंगा फिर से एक और कहानी लेकर रेडियो सिटी पर। मैं हूं कहानी वाला रजत और ये है चली कहानी सीजन 2। चले 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 कहानी, चली कहानी।